हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एवरी स्टूडेंट। देखते हैं आज की हेडिंग क्या है हमारी द हिंदू में। फर्स्ट, सर्च इन फूड प्राइस सो इन्फ्लेशन फार फ्रॉम टेम्प्ट, यानी खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से पता चलता है कि महंगाई अभी भी कम नहीं है। ठीक है, अब ये कहते रहते हैं कि महंगाई कम होगी महंगाई कम होगी, पर ऐसा नहीं है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। अ शार्प इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ सेवरल क्रूशियल फूड आइटम्स ओवर द पास्ट मंथ फ्रॉम द एसेंशियल वेजिटेबल टोमेटो, onion, potato, basic cereals of rice, wheat, tur dal and कम्युनिस्ट प्रोटीन सोर्स वेजिटेरियन हाउस होल्ड। यानी आप देख रहे हैं कि ये भी शार्प इंक्रीज हो रहा है। क्या क्या है आपका, जैसे इसमें टमाटो है, पोटैटो है, ओनियन है। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, डाटा क्या बताता है। डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन। ये क्या डाटा बता रहा है आपका, सो दैट 10 की आइटम्स हैं कौन कौन से, उनको देख लेते हैं ज़रा। देखिए, इससे प्रीलिम्स का कोई रिलेवेंट नहीं है। एमएसपी जब बर्डिंग होगा तब मैं उसको कराऊंगा आपको। यहाँ पे देखते हैं राइस है, वीट है, तूर दाल है, शुगर है, मिल्क है, टी है, साल्ट है, एंड ये आपका पोटैटो है। ठीक है, एंड ओनियन एंड टमाटो। ये 10 की है। हालांकि इसमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि जब हम एमएसपी का टर्म आएगा तो एमएसपी में आपको क्या क्या समझना है कि इसमें देखिए आपकी ना तो कॉफ़ी, ठीक है, और उसके बाद ना टी, ये काउंटेबल नहीं होता है। और ये जब वर्डिंग होगा ना एमएसपी का तभी से हम क्लियर करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने वो देखते हैं। बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन लाइट। ठीक है, अब पहले इसको समझ लीजिए बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम ज़रा। एक स्कीम चलाई गई है पीएम प्रणाम। इसकी फुल फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका वनडे एग्जाम नहीं है, ये सिविल का एग्जाम है, तो फुल फॉर्म की नीड से नहीं होगी। क्या देखते हैं फिर यहाँ पे, पीएम प्रणाम चलाया गया। ये किससे, पहले तो आपको इतना पता चल नहीं है, पीएम प्रणाम जो है वो बायो फर्टिलाइजर से रिलेवेंट है। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, टू इसमें देखेंगे इंसेंटिव स्टेट टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड आल्सो कंटिन्यू द करेंट यूरिया सब्सिडी स्कीम फॉर द 3 ईयर। यानी कि क्या रिड्यूस करना है हमें, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनको रिड्यूस करके हम उसकी जगह क्या लेके आएंगे, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर लेके आएंगे, जो किसके अंतर्गत आएगा, पीएम प्रणाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ये कंटिन्यू कब तक होगा, सब्सिडी स्कीम जो होगी वो कितने साल के लिए होगी, 3 साल के लिए। तो फर्स्ट आपको इतना समझना है इसमें कि आपका पीएम प्रणाम ये एक बायो फर्टिलाइज़र के लिए स्कीम लाई जाएगी। ठीक है, और इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र को रिड्यूस किया जाएगा और उसकी जगह क्या लेके आया जाएगा, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर लेके आएगा। एंड आल्सो कंटिन्यू द करेंट यूरिया सब्सिडी स्कीम, ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम। तो 2 टॉपिक में हमारा इसमें से आई थिंक ये तो हमारा रिलेवेंट अभी नहीं है, क्योंकि इसमें ये महंगाई और उससे रिलेवेंट है। देखिए इन्फ्लेशन रेट के बारे में जब इसको एमएसपी वगैरह में दिया होगा तब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अभी हमें समझना सिर्फ इसमें बायो फर्टिलाइज़र है, ये ऑल्टरनेटिव, इसकी जगह केमिकल की जगह ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की तरह यूज होगा। और एक्चुअली में इसको मंजूरी कौन दे रहा है, अप्रूवल कौन दे रहा है, तो वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर सीसीई। इसको आपको याद करना है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बायो फर्टिलाइजर स्कीम को अप्रूवल किसने दिया था, तो वो थी आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, फॉर द किसके लिए, आपका ऑल्टरनेटिव ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। तो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी क्लियरली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए क्या हुआ था कि एक स्टोरी बेस में आप समझ लीजिएगा इसको, एडिटोरियल बहुत लंबा है, इसको बहुत इजीली समझेंगे हम। क्या है कि 2015 की बात है, सून आफ्टर द आम आदमी पार्टी, ठीक है, वॉन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि केजरीवाल की जो सरकार थी वो आपकी बनी थी 2015 में। बट क्या होता है फिर वहाँ पे, इलेक्शन वाई द सिग्निफिकेंट मर्जेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ए नोटिफिकेशन टेकिंग कंट्रोल ओवर द सर्विस इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है साहब, क्या होता है द स्पार्क एंड 8 ईयर 2023। अब देखिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम मोदी गवर्नमेंट थी, ठीक है, और उसके बाद तो हम आ जाते हैं आपका लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव में आप देख रहे हैं साहब किसकी पार्टी बनी हुई है, आम आदमी की पार्टी। तो इनमें जो बैटल हुआ था उस बैटल का जो निदान हुआ है वो हुआ है कब, 2023 में। ठीक है, उसमें भी कोर्ट ने क्या कहा, रूल डिसिवली इन फेवर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। और जो रूल आया वो किसके फेवर में आया, वो आया दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में। ठीक है, अब इस एडिटोरियल में देखते हैं और क्या हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है हमारा,
कोर्ट डिसीजन टर्न आउट ओनली अनदर पिट स्टॉप विद इन डे द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू काम करने लगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। इशू एन ऑर्डिनेंस अमेंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट 1991। देखिए अब आपके लिए यहाँ पे पीटी के लिए क्या रिलेवेंट है, पहले हम उसको निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से कि पीटी के लिए क्या रिलेवेंट है। तो आप यहाँ एक आर्टिकल देख रहे हैं, वो आर्टिकल है आपका 239, ठीक है। ये क्या करता है? ये इनकोड करता है किसको? दिल्ली स्पेशल स्टेटस, यानी कि दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस है उसको इनकोड करने का काम कौन करता है? वो करता है आपका आर्टिकल 239। तो पीटी बेस के बच्चे जो भी हैं वो पहले इसको समझेंगे कि आर्टिकल 239 व्हाट इज आर्टिकल 239 ए। तो उसको समझते हैं हम, देखेंगे व्हाट यहाँ लिख दिया मैंने, व्हाट इज आर्टिकल 239 ए इंसर्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो पहले तो आपको इसका अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, ये किसके थ्रू आया था? 1991। दैट्स ए क्लियर? ओके। आर्टिकल 239 ए स्पेशल स्टेटस ऑन दिल्ली फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ एस बालकृष्ण कमेटी दैट वाज सेट अप इन 1987। तो ये किस कमेटी के थ्रू आया था? ये आया था एस बालकृष्ण कमेटी के थ्रू और सेटअप 1987 में, ठीक है। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू है? 239, वो है आपका 69 अमेंडमेंट एक्ट। अब आपका क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आपको एक बार जिक्र जरूर किया जाएगा किसका, कि ये किस अमेंडमेंट के थ्रू है। आपकी 3 लाइन में क्वेश्चन बना तो 1 लाइन में आपका ये जरूर दिया होगा पॉलिटी में, तो आपको इतना याद रखना है कि ये आपका 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, ओके, इंसर्ट किया गया था और 239 आर्टिकल। और ये क्या इनकोड करता है? ये इनकोड करता है आपका दिल्ली स्पेशल स्टेटस क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर हम क्या है। अब देखिए इसमें एक वर्डिंग मिला है आपको, द चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है? व्हाट इज अ चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी? वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इन इट्स जजमेंट ऑफ 2023 द कोर्ट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज दिस फॉर्मुलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए ये वर्डिंग अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज ए ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी, तो इसकी 3 वर्डिंग में आपको ट्रायंगल टाइप में भी बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी समझना है आपको क्या है। द ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी इज इंटीग्रेटेड टू रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी एंड प्रोसीड फॉलो। देखिए क्या है, सिविल सर्वेंट आर अकाउंटेबल टू द कैबिनेट। जो भी सिविल सर्वेंट है वो अकाउंटेबल किसके लिए है? कैबिनेट के लिए, ओके। फर्स्ट ये हो गया। हमें क्या है इसमें? ट्रिपल चेन। ट्रिपल का मतलब है 3 चेन निकालनी है। तो फर्स्ट चेन हमारा ये है कि सिविल सर्वेंट अकाउंटेबल फॉर द कैबिनेट, फर्स्ट। सेकंड क्या है? कैबिनेट। अब कैबिनेट का नंबर आएगा, कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ये दूसरा हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें अभी हमें पढ़ना है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी में फर्स्ट ये हुआ कि सिविल सर्वेंट हो गया कैबिनेट के लिए अकाउंटेबल, और कैबिनेट अकाउंटेबल हो रही किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए, और लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबली, ये की बात है ये। आगे क्या देखते हैं? अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो किसके लिए अकाउंटेबल होगी? तो वो होगी इलेक्टोरेट के लिए। तो 3 चेन हमें समझनी थी। फर्स्ट चेन में हमारा क्या था? सिविल सर्वेंट जो है वो अकाउंटेबल हो गया किसके लिए? कैबिनेट के लिए। कैबिनेट अकाउंटेबल हो गया किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। और लेजिस्लेचर अकाउंटेबल हो गया किसके लिए? इलेक्टोरेट के लिए। तो आपसे जब भी वर्डिंग किया जाएगा ट्रिपल चेन अकाउंटेबल, आप इसको अच्छी तरीके से अपनी कहीं भी डायरी में नोट कर लें, जहाँ भी आप नोट्स बनाते आ रहे हैं उसमें जरूर लिख लें। ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी में क्या है? सिविल सर्वेंट कैबिनेट के लिए अकाउंटेबल है, और कैबिनेट लेजिस्लेटिव के लिए अकाउंटेबल है, और आपका लेजिस्लेटिव जो है वो अकाउंटेबल है किसके लिए? इलेक्टोरेट के लिए। दैट्स ए क्लियर पॉइंट। द नेक्स्ट, in other words very structure of the article 239A designed for the preserve the triple chain accountability, ठीक है। अब इसको प्रिजर्व भी किया गया है किसको? आर्टिकल 239AA। इसको मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ये इनकोड करता है दिल्ली स्टेटस को, ठीक है। और इंसर्ट किसके थ्रू किया गया? 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है। अब इसमें भी ये प्रिजर्व करता है ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी। हमारी समझ में आ गई क्या था कि उसमें सिविल सर्वेंट था वो आपका हो गया कैबिनेट के लिए, कैबिनेट हो गया आपके लिए लेजिस्लेटिव के लिए, और लेजिस्लेटिव हो गया आपका इलेक्टोरेट के लिए। अब उनको भी तो प्रिजर्व करने का काम होगा, तो उनको प्रिजर्व करने का काम करता है कौन? आर्टिकल 239A। ये क्या करता है? ये प्रिजर्व डिजाइन टू प्रिजर्व द ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे क्या होता है? वेयर द दिल्ली ब्यूरोक्रेट्स शैल बी अकाउंटेबल टू द दिल्ली गवर्नमेंट। इट्स क्लियर, यानी कि दिल्ली ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं वो अकाउंटेबल किसके लिए होंगे? दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। अब दिल्ली गवर्नमेंट का नंबर आएगा तो दिल्ली गवर्नमेंट विल बी अकाउंटेबल टू द दिल्ली लेजिस्लेचर।
दिल्ली गवर्नमेंट किसके लिए अकाउंटेबल होगी, वो होगी दिल्ली लेजिस्लेचर के लिए। अब दिल्ली लेजिस्लेचर का नंबर आएगा तो दिल्ली लेजिस्लेचर विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ दिल्ली। इट्स ए क्लियर। तो 239 इट रिजर्व, ये प्रिजर्व करता है चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो अकाउंटेबल होंगे किसके लिए, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट देखिए फर्स्ट टू थर्ड पे आएंगे तो ब्यूरोक्रेट आपका हो गया दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई आपकी अकाउंटेबल किसके लिए, दिल्ली लेजिस्लेचर के लिए, और दिल्ली लेजिस्लेचर जो होगी अकाउंटेबल किसके लिए, पीपल ऑफ दिल्ली के लिए। दैट्स ए क्लियर। तो आपको ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी इसको समझना है, फिर उसको प्रिजर्व करने का काम 239 करती है। उनमें प्रिजर्वेशन में भी हमें बस इतना समझना था कि ब्यूरोक्रेट्स हो गया आपका अकाउंटेबल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट विल बी अकाउंटेबल दिल्ली लेजिस्लेचर, और दिल्ली लेजिस्लेचर विल बी अकाउंटेबल फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, तो इस आर्टिकल में अपने गौतम भाटिया जी है ना, वो क्या क्लियर करना चाहते हैं, पहले तो आपको इतना समझना है। वो ये कहना चाह रहा है, इट कैन देयरफॉर वी सीन द दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ओके, विच आर द पिलर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। देखिए उन्होंने यही बात कही कि देखिए जो भी चीज़ आपकी अकाउंटेबिलिटी की बात है या कुछ भी है तो वो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करता है, बट इट इज आल्सो मैनिफेस्टली आर्बिट्री एज एट लैक एनी डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल दैट जस्टिफाइज व्हाट इट इफेक्ट ऑन होलसेल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू द सेंटर। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे कि 2015 की बात थी, वो पावर जो ट्रांसफ़र हुई 2023 पावर ट्रांसफ़र नहीं हुई एक्चुअली में, इनमें जो भी विवाद चलता रहा था उसको जो सॉल्व किया था कोर्ट ने, आम आदमी पार्टी और सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट थी। देखिए किसी को बुरा लग सकता है इसलिए मैं बार बार नाम नहीं ले रहा गवर्नमेंट का। फॉर द क्लियरली unconstitutional, it is only remains to the see what outcome will be when Supreme Court is approached for the 5th times at this sing endless battle। अभी देखिए इसके लिए ये 5वीं बार सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रोच करेगा और ये अभी तो बैटल मतलब जंग जारी है, देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझता है 239 आर्टिकल क्या कहता है, और ठीक है इस आर्टिकल को आप कहीं भी नोट कर लेंगे, ये प्रीलिम्स बेस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है, महालनोबिस इन द एरा ऑफ बिग डाटा एआई, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ऐसी बात नहीं है, इंडिया में कहीं एआई डाटा अभी हम देखते हैं यूज़ करते हैं, तो जिसमें आपने कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिसमें मान लीजिए कोई भी अगर चित्र है तो वो भी बोलना शुरू कर देता है। लास्ट टाइम एक इंटरनेट ऑफ थिंक IoT पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। एक्चुअली में मान लीजिए कि आप अगर अपने ऑफिस में बैठे हैं और वहीं से आपको कमांड करना है अपने फ़ैन पे, अपने AC पे, या मान लीजिए अपने गाड़ी पे या किसी पे आपको कमांड करना है, तो वो आप किसके थ्रू करेंगे, IoT के थ्रू करेंगे, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं। उसी बेस का ये आपका आर्टिकल्स है। तो इस आर्टिकल में हम देखते हैं पीसी महालनोबिस हु इंट्रोड्यूस स्टैटिक्स, हु इंट्रोड्यूस, ओके ये है आपका सॉरी, हु इंट्रोड्यूस स्टैटिक्स टू इंडिया इज अ साइंटिस्ट हुज अब्सेंस इज फेल्ट डेयरली इवन टुडे। देखिए आपका स्टैटिक्स टू इंडिया को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, टोटल आपका इंटरनेट ऑफ थिंक AI बेसिस पे है। आर्टिकल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, द फाउंडिंग ऑफ इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट अ माइटी मोन्यूमेंट्स ऑफ हिज हैंडीक्राफ्ट एंड हिज nurturing of generation of outstanding academician have left behind an enduring legacy, the age of big data। देखिए इसमें आपको बस इतना समझना है, another significant yet related to issue is how artificial intelligence is transforming our lives and lifestyle। यही बात मैं कहना चाह रहा था आपसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है। क्यों, मान लीजिए आपको फ़ैन बंद करना है तो ऑब्वियसली आप उठ के उसको बंद करेंगे, अगर आपको AC बंद करना है तो ये भी है ऑब्वियसली आपको उठ के बंद करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए गाड़ी है आपको चलानी है तो आप उसमें जब एंटर होंगे बैठेंगे तभी गाड़ी को चलाएंगे। बट इंटरनेट ऑफ थिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या कर रहा है, अनदर सिग्निफिकेंट रिलेटेड इशू इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइफ एंड लाइफ स्टाइल। ये चेंज कर रही है अपनी लाइफ एंड लाइफ स्टाइल को। द स्टेट ऑफ सोसाइटी इज प्रिकेरियस। अब देखिए इसमें आपके लिए प्रीलिम्स बेस के लिए क्या है, ये तो आप एक बार इसको रीड कर लेंगे, बस इसमें आपको इतना ही समझना था कि AI और IoT मीन्स क्या कहता है हमारा। अब प्रीलिम्स बेस के लिए हमारे पास क्या है तो उसको देखते हैं हम ज़रा। अब यहाँ पे बात आती है अपनी मतलब की, क्या है पहला प्लान। देखिए ये 12 प्लान है तो इसमें से अभी हम सिर्फ
2 प्लान या 3 प्लान डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है जब आए तो उसको आप सॉल्व कर पाएँ। फर्स्ट प्लान क्या कहता है, प्लान इसका मतलब है गोल्स के क्या थे, ग्रोथ करना, ठीक है, और आपका मॉडर्नाइजेशन के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए और इक्विटी के लिए। इंट्रोड्यूस किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। पहले तो आपको याद रखना है कहाँ से, फ्रॉम रसिया। तो जब भी आपका 3 अगर लाइन में क्वेश्चन बनेगा, 3 लाइन में पीटी वाला क्वेश्चन बनेगा, अब तो ओनली पेयर, ओनली 1 2 3 इस तरीके से हार्ड कर दिया है। आज भी देख रहे हैं, अभी पढ़ेंगे न्यूज़ में कि न्यूज़ में भी यूपीएससी के लिए जो फाइल डली है उसको भी अभी हम देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो गोल्स क्या है, ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, इक्विटी की बात है। इंट्रोड्यूस किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। पहले तो आपको ये समझना है कि प्लान जो थे 12 ईयर प्लान, उनको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कहाँ से, एक्चुअली में ये थीम किसकी है, ये रसिया की थीम है। तो फर्स्ट प्लान क्या कहता है हमारा, भी इसको समझना है। ये फर्स्ट प्लान 1951 एंड 56 थे, 5 साल के लिए। टारगेट ग्रोथ रखी थी इसकी 2%, बट भाई हम एक्चुअल कर कितना गए, 3.6% कर गए। करना तो 2% हमें था, टारगेट हमारा 2% का था, और हम कर कितना गए, 3.6, ठीक है, 3.6। तो इसका मतलब ये फर्स्ट हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। पहले तो आप इतना समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारी टारगेट ग्रोथ से भी हम ऊपर निकल गए, ठीक है। बेस क्या था, ये था हेरल्ड डोमर मॉडल बेस, ठीक है। इसमें क्या था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्वेस्ट से ग्रोथ होती है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी बहुत से प्रोग्राम चलते हैं, सिर्फ आप म्यूचुअल फंड है, अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो आपका एक स्टेटस जब भी क्वेश्चन बनता है ना, तो ये पूछ लेता है कि इन्वेस्टमेंट टू ग्रोथ विच आर द प्लान। तो ये आपका होगा फर्स्ट ईयर प्लान, फर्स्ट 5 प्लान है ना, जो 1951 to 56 थे। बेस क्या था, ये बेस था हेरल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। और आगे देखते हैं, फोकस किस पे करता था, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। सक्सेसफुल रहा था, क्लियर है भाई, टारगेट हमें दिया गया, उससे हम ऊपर निकल गए। और प्राइमरली बिकॉज ऑफ गुड हार्वेस्ट, हमने अच्छी तरीके से हार्वेस्ट किया था। अदर क्या था, प्रोडक्शन ऑफ फूड 20% इंक्रीज। अब हमारा कितना प्रोडक्शन बढ़ा था भाई, ये देख लीजिए। फर्स्ट जो हमारा प्लान था 51 to 56 वाला, उसमें प्रोडक्शन हमारा 20% इंक्रीज किया था, और सक्सेसफुल रहा था ये प्लान। और एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड पावर ट्रांसपोर्ट के बारे में था। और हेरल्ड डोमर मॉडल का मतलब ही यही है कि इन्वेस्ट टू ग्रोथ, यानी कि इन्वेस्टमेंट से क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। सेकंड प्लान देख लेते हैं। आप देखिए, फर्स्ट प्लान पढ़ाने का मतलब ये था कि आपको इतना पता चल जाए कि एक्चुअली में ये क्या प्लान होते हैं। ये महानवस का नाम आया तो इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो वर्डिंग वहाँ से निकाल के देखते हैं। ये आया था सेकंड प्लान में, ठीक है। और इसको ये किसकी बात करता था, मिक्स इकोनॉमी की। इसमें देखिए, अब ये सक्सेसफुल रहा था नहीं है, पहले देख लेते हैं हम। टारगेट ग्रोथ कितनी दी गई थी हमें, 4.5। एक्चुअल ग्रोथ कितनी कर पाए हम, 4.3%। तो आई थिंक ये मॉडरेट रहा था। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये अनसक्सेसफुल रहा था, बट ये मॉडरेट रहा था, क्योंकि 4.5 की हमें ग्रोथ टारगेट दी गई थी, और हमने 4.53 की एक्चुअल ग्रोथ की थी। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री की, ठीक है। सक्सेसफुल, मॉडरेट, सक्सेसफुल, ये क्लियर कट है भाई। जब आप डाटा देखेंगे तो डाटा से हमारा क्लियर हो रहा है कि हमें टारगेट ग्रोथ कितनी दी गई और एक्चुअल ग्रोथ हमने कितनी की, तो इस हिसाब से तो ये मॉडरेट हुआ। इसको ना तो सक्सेसफुल कह सकते हैं, ना ही अनसक्सेसफुल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर में क्या था, इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1956, और बेस था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यही क्वेश्चन आपको समझना है कि जब आपका क्वेश्चन बनेगा तो सोशलिस्ट ऑफ पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है वो किस मॉडल के थ्रू था, तो वो था आपका सेकंड मॉडल में। और ये मॉडरेट रहा था। फर्स्ट वाला हमारा सक्सेसफुल हो गया। देखिए, जब इकोनॉमी में आपकी क्लास चलेगी तो उसमें आप अच्छी तरीके से पूरे 12 ईयर प्लान को मैं बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कराऊंगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना से समझना है कि फर्स्ट वाला सक्सेसफुल रहा था, दूसरा वाला हमारा मॉडरेट रहा था। और ये एक्चुअली में फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर की बात कर रहा था, और सेकंड वाला हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा था, ठीक है। आगे थर्ड को भी देख लेते हैं, इसमें आ गया है। तो थर्ड है हमारा, ये था सेल्फ रेलिएंट की बात कर रहा था, सेल्फ जनरेटिव की बात कर रहा था। और टारगेट ग्रोथ कितनी मिली थी, 5.6। ये तो भाई बुरी तरीके से फेल हुआ था। और कितना मिला, कितना हम एक्चुअल ग्रोथ कर पाए थे, 2.8। तो वो पहला वाला सक्सेसफुल रहा। अब आप इसको समझ लिए, फर्स्ट सक्सेसफुल, सेकंड मॉडरेट सक्सेसफुल, थर्ड बुरी तरीके से हारा। कारण क्या था उसमें देख लेते हैं। फोकस किस पे किया इसने, टॉप प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर टू सपोर्ट दी एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री। सक्सेसफुल, फेल। कारण चाइना वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो और पाकिस्तान, ठीक है। और आपका हुआ सेवरल ड्रॉट, और सूखा भी पड़ गई थी, सीवेट टूटा, ड्रॉट, ठीक है। और अब इसमें आपके लिए क्या था, देखिए रीजन आपको याद रखना है कि थर्ड 5 ईयर प्लान, वाई थर्ड 5 ईयर प्लान अनसक्सेसफुल। रीजन इज दैट चाइना वॉर 1962 एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर 1956 वो 1965 एंड और सूखा भी पड़ा था कब, 63 और 66 में। इसको बोला जाता है टेक ऑफ स्टेज। क्या बोला जाता है, टेक ऑफ स्टेज। तो तीनों प्लान आपको याद रखने हैं,
ठीक है, अब देख लेते क्या कोई क्वेश्चन बना है हमारे पीटी में इन प्लानों से। देखिए मैं बताऊं, शुरू के 3 प्लान आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए और 5 तक मान लीजिए 5 तक के प्लान आपको क्लियर होने चाहिए। उधर से आप आ जाइए 7 से लेकर 12 तक के, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको निकल जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो क्लियर हो गएगा, पहला वाला हमारा क्या कह रहा था, सक्सेसफुल, दूसरा वाला मॉडरेट और थर्ड वाला फेल। रीजन इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना और सूखा पड़ गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, महालनोबिस मॉडल्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान्स। तो महालनोबिस अभी हमने पढ़ा था, इसको आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, कौन सा है, सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है। सॉरी इसमें तो आंसर मैंने यही लिख दिया, आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी छूट रहा है इसमें से। हमने एडिटोरियल पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका मैंने टैग ही लाइन लगाया है, तो आप थंबनेल में जाके इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लिखा है, उसको देख लेंगे, बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर किया। हाँ भाई ये देख लो, अपने मतलब की चीज़ है। क्या है, यूपीएससी एस्पिरेंट मूव्स हाई कोर्ट ओवर वेग क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। देखिए यही बात थी कि कई जो यूट्यूब चैनल पे टीचर पढ़ा रहे थे उनको जब लगा कि क्वेश्चन उनसे नहीं हुआ है, उनके क्वेश्चन नहीं फंसे हुए क्या है कि इस बार यूपीएससी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। पहले तो आप इसको समझ लीजिए, 1 डे एग्जाम नहीं है, आप इससे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये कब कौन सा गेम खेलेगा नहीं पता किसी को। इंडिया की जितनी भी कोचिंग सेंटर हैं इस बार फेल थी, साफ साफ फेल थी। कारण ये था किसी ने भी ये एज्यूम नहीं किया था कि 48 आपके ओनली पेयर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यही यहाँ पे देखेंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट मूव हाई कोर्ट। कहाँ गए भाई साहब, हाई कोर्ट गए। वेग का मतलब है अस्पष्ट, क्लियर ही नहीं है। एक भाषा में कह दिया जाए तो कि नॉट क्लियर, क्लियर ही नहीं है, वो भाषा ही क्लियर नहीं है, या मान लीजिए भाषा क्लियर नहीं है, या फिर उसका ऑप्शन क्लियर नहीं है। वेग क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। सेवरल सिविल सर्विस एस्पिरेंट मूव द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे, कब, बुधवार को भाई, आज गुरुवार है, क्लेमिंग द रिसेंटली कंडक्टेड सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम फुल वेग वर्ड्स। देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, वेग वर्ड्स मतलब स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चंस दैट वर ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, द पिटीशन स्टेटेड दैट मैनी क्वेश्चन इन द, ये आपका हो गया सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम। अच्छा क्या है इसमें, आगे देखिए, बड़ी एक और अच्छी बात कही है, decided that one of them correct answer and make candidate accordingly. The plea filed by the, ये प्ली किसने, 17 यूपीएससी एस्पिरेंटों ने इसको फाइल किया है। हाईएस्ट सच क्वेश्चंस इन द रीजन व्हाट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे एक एग्जांपल भी दिया उन्होंने, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके लिए ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसका ऑप्शन में पहला दिया है प्रिंसिपल ऑफ नेचर रेस्ट्रिक्ट, या द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। 4 ऑप्शन दिए हैं। एक उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि एक यहाँ पर एग्जांपल और दे दिया कि वेग लैंग्वेज क्यों यूज़ की गई है, तो उसके लिए एक एग्जांपल भी है। तो पिटीशन प्ली बाई दी कौन है, एक भाई वकील साहब है हमारे, राजीव कुमार दुबे, स्टेट दैट देयर इज ए कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द क्वेश्चन अमंग ऑल दी हु अपीयर फॉर द एग्जाम सिंस यूपीएससी डजंट रिलीज। और देखिए अब यहाँ पे एक और मैंने इसलिए इसको रेड कर दिया है, सिंस द यूपीएससी डजंट रिलीज द ऑफिशियल आंसर की, वन वुड नेवर, ऑफिशियल आंसर की भी नहीं देते भाई आप। अब आपने अपने हिसाब से क्या किसको कितना कैसे मिला कुछ नहीं पता। हियरिंग कब होगी देखेंगे, हेयर बेंचमार्क जस्टिस मनोज जैन हु शेड्यूल इट्स फॉर हियरिंग। भाई अभी हियरिंग हो रही है, कब है, 3 जुलाई को, कोई नहीं वेट करो, ठीक है। एडिशनली द प्ली कंसिडर दैट प्रीलिमिनरी एग्जाम हेल्ड ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे बताए गए, 8 से 10 क्वेश्चन वेरी डिपेंडिंग अपॉन दी एग्जाम इंटरप्रेटर। अरे वो इंटरप्रेशन मतलब एग्जामिनर जस्ट चाहेंगे वैसा छांट लेंगे। तो देखिए जो फ्रेशर है ना वो इस बात को समझ लीजिएगा कि इसको आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हो तो पहली में ना हो तो 10 में भी नहीं, इसलिए इसको यूपीएससी कहा जाता है। आगे चलते हैं फिर हम, ये दिया था तो मैंने पढ़ दिया आपका, ठीक है। आगे क्या है इसमें, ये उसी से आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। आर्टिकल अपने हो ही गए, क्वेश्चन आपका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया। अब देखिए अब यहाँ पर है, सावरकर डिड नॉट कंसीडर हिंदुत्व एज द इक्विवेलेंट ऑफ। सावरकर हिंदुत्व को हिंदू धर्म के समकक्ष नहीं मानते। सावरकर डिड नॉट कंसीडर हिंदुत्व एज द इक्विवेलेंट ऑफ हिंदुज़म। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, ये घमासान मचा रहता है कांग्रेस और बीजेपी में, सावरकर किसके हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि एक्चुअली में ये बड़ा कंट्रोवर्सी पॉइंट है, तो एक बार इसको आप देख लेंगे
कि क्या है क्या नहीं है। BD सावरकर की बायोग्राफी आप गूगल करेंगे या मान लीजिए आप यूट्यूब पे आराम से आपको मिल जाएगी, उस पर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ के लेंगे, सुन लेंगे, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी आपका टॉपिक है, इसको मैं छोड़ता हूँ। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम गेट्स अ मेक ओवर विद 2 न्यू जज ज्वाइनिंग। देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसको भी मैं आपको करा चुका हूँ। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनका ट्रांसफ़र या उनकी पोस्टिंग के लिए जो भी बात होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। तो इसको आप एक बार देख लेंगे पुरानी वीडियो में, उस वीडियो में मैंने जाके कॉलेजियम सिस्टम में कर दिया है। कॉलेजियम सिस्टम को आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझाया, उस वीडियो को आप एक बार जाके देख लेंगे। देखिए आज के पेपर में मैपिंग नहीं है, आज के पेपर में मैपिंग नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं कराऊंगा, है नहीं मैपिंग, तो क्या ज़बरदस्ती, जो चीज़ नहीं है उसको ज़बरदस्ती कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फिर आ गया यहाँ पे, ट्राइबल सेफ्टी कंसर्न लीड टू मैनी जीरो फायर इन मणिपुर कुकीज़ एल्गी पुलिस वेस। ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। इसमें आपके देखिए ये तो चलती रहेंगी, किसके खिलाफ केस हुआ, किसके खिलाफ केस नहीं हुआ, आपको पढ़ना सिर्फ यही है कि मणिपुर में कितनी ट्राइब्स हैं। ये आपने नहीं पता तो मेरी पुरानी वाली वीडियो में आप देखेंगे, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है मणिपुर की समस्या का समाधान होगा, उसमें जाके आप देखेंगे, उसको मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है लास्ट वीडियो में। तो उसमें कोई भी विवाद चलता रहे, आपको उससे मतलब नहीं है, बस आपको इतना पढ़ना है कि मणिपुर में कितनी ट्राइब्स हैं, ठीक है। उसी में एक आपका और आया था पैबी मूवमेंट। तो पैबी मूवमेंट क्या है, व्हाट इज अ पैबी मूवमेंट? पैबी मूवमेंट एक्चुअली में क्या आ रहा था, ये आपका मैती समुदाय की वुमेंस ने चलाया था, और 1970 की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने पहले इसी के लिए चलाया था, जो भी थी आपकी ड्रग्स या फिर मान लीजिए जो क्राइम हो रहा था अफस्पा के लिए, सॉरी 1970 में अफस्पा के लिए, उसके बाद 1980 में आपको चलाया गया था क्राइम एंड ड्रग्स जो भी रिलीज होते हैं उनके लिए। तो कुल मिला के ये है कि आपको इसमें एक नया वर्ड्स मिल गया, पैबी मूवमेंट। उस पैबी मूवमेंट को एक बार आप देख के चलेंगे, क्या देख के चलेंगे भाई, पैबी मूवमेंट। उसमें मैंने क्लियर किया कि पैबी मूवमेंट क्या होता है, ये मैती समुदाय के अंतर्गत होता है, जो कि वुमेन्स इसमें रहती हैं पैबी मूवमेंट में, तो इसको आप एक बार देख लेंगे, ओके। तो पैबी मूवमेंट आप एक बार देखेंगे। फिर हम देखते हैं सब, ये आपके मतलब की नहीं है कुछ भी, सेंट्रल प्लांट। देखिए ये है नोटो, क्या है, व्हाट इज़ नोटो? तो नोटो एक्चुअली में क्या है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस। ये टिश्यू जो आपके ट्रांसप्लांट होते हैं उनसे रिलेवेंट है, तो एक्चुअली में मेडिकल पर्पज़ से नाटो, नहीं तो आप नाटो वो समझ जाओ, नाटो वो नहीं, नाटो कंट्री नहीं, ये नोटो है। नोटो जो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस हैज इशू अ वार्निंग अगेंस्ट द प्राइवेट वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पोस्ट प्रमोटिंग दी ऑफरिंग ऑर्गन फॉर ट्रेड। मतलब ये एक्चुअली में आपकी जो ऑर्गन को ट्रेड करने के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तो वो नोटो का काम होता है, नोटो लगाता है इसको। नोटो हैज़ रिटर्न टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सीकिंग द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ स्टेप टू प्रिवेंट द ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो जो भी मान लीजिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है, उनको कहीं इलीगल तरीके से उनको ट्रेड किया जाता है, तो उन इलीगल तरीकों को ट्रेड करने पर रेस्ट्रिक्शन का काम किसका है, नोटो का है। इसलिए उसने अपनी जो भी गाइडलाइन जारी की हैं और कुछ ऐसा इसमें है नहीं पढ़ने के लिए। फिर आगे चलते हैं हम, आगे क्या है, डे आफ्टर ब्लैक सैटरडे रशियन टेक। अभी देखिए हमने इसको पढ़ा था लास्ट में, हम इसको वैगनर ग्रुप क्लियर करके आ रहे थे। एक्चुअली में पहले तो आपने रखा, पुतिन साहब ने पहले प्राइवेट आर्मी अपनी बना के रखी, जिससे वो दूसरी कंट्री पे अपना हुक्म जमा सकें, ऐसा करते हैं। ऐसा किया उन्होंने, फिर पता चला कि वही प्राइवेट आर्मी इन्हीं के खिलाफ बढ़ गई, है ना। तो उसको भी हम लोग वैगनर ग्रुप को क्लियर कर चुके हैं। इसको एक बार आप देख लेंगे जाके, जिसमें मैंने ऑर्डर ऑफ इजिप्ट वाला आई थिंक जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियर किया है कि एक्चुअली में वैगनर ग्रुप किससे रिलेवेंट है और एक्चुअली में वो पुतिन के खिलाफ क्यों हो गया, है ना। जब आप प्राइवेट किसी बंदे को रखेंगे और उसको सारे हथियार अपने जो भी यूज़ हो रहे हैं कंट्री में अगर आप उनको दे देंगे, तो कॉमन सी बात है कि वो भी जब लगेगा तो फिर वो कहाँ पीछे हटने वाले हैं। अब बिजनेस वाले में देखते हैं, इंडियन इकॉनमी रेजिलेंट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क। ये कौन कह रहा है भाई, मतलब वैश्विक जोखिमों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, लचीली है। इंडियन इकॉनमी रेजिलेंट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क, यानी कि वैश्विक जोखिमों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, लचीली है। अब इसमें कोई कीवर्ड्स होगा, उसको छांट के हम जरूर पढ़ेंगे। देखते हैं ज़रा क्या इसमें, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ बीन स्टेबल एंड रेजिलेंट
Despite significant strain in the past, RBI governor said non-performing asset of Indian bank fell to a 10-year low of 3.9 in March 23। यानी पश्चिमों में महत्वपूर्ण तनाव के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर और लचीली रही। ठीक है, ये सब आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं। और गैर जो एनपीए होते हैं ना, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो एनपीए इंडियन बैंक फेल टू 10-year लो ऑफ 3.9 मार्च कब तक 2023। तो क्या मिला हमें इसमें, ये मिल रहा है एनपीए। व्हाट इज एनपीए, पहले तो वही तो इसको समझना है, ये क्या नया रहता है अपन के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने नहीं सुना, प्रीलिम्स वालों ने नहीं सुना, जो एक्चुअली में अभी फ्रेशर हैं उनके लिए है, जिन्होंने लोगों ने लिख रखा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। क्या आरबीआई डिफाइन एनपीए एनी एडवांस और लोन दैट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days एंड टाइप ऑफ एनपीए, यानी कि वो अगर 90 days से ज़्यादा ओवर ड्यू हो जाता है तो वो किस में घोषित हो जाता है, एनपीए में। एनपीए 3 टाइप के होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। तो सब स्टैंडर्ड का मतलब है वो अप टू यानी कि अंडर होगा किसके, 12 मंथ के, 90 यानी कि 90 to 12 मंथ। मान लीजिए किसी आदमी ने बैंक से पैसा लिया, अब वो बैंक को पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा बैंक, 90 days तक तो उसको देखेगा कि भाई ठीक है ये दे रहा है पैसा तो ठीक है। अगर 90 से 91 days अगर होगा तो 12 मंथ तक उसको वो सब स्टैंडर्ड में डाल देगा, तो ये अप टू 12 मंथ तो सब स्टैंडर्ड हो गया कि चलो भाई ठीक है हमारा पैसा जो हमने दिया है वो आ सकता है। बैंक सोच में बैठा है ऐसा। डाउटफुल एसेट्स में क्या है, अब 12 मंथ से भी ज़्यादा हो गया भाई, तो उसको लग रहा है कि ये देगा नहीं पैसा, है ना, अब ये पैसा देगा नहीं जिसने भी पैसा लिया है। यानी कुल मिला के ये है कि एनपीए मैंने बताया था आपको, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने बैंक से लोन ले लिया, अब बैंक क्या करेगी, जो मैंने लोन लिया है ना, अगर मैं उसको चुकता नहीं करूँगा, उसका पैसा नहीं दूंगा, तो 90 days तक तो वो देखेगी कि ठीक है भाई 3 महीने तक ये बंदा हमारे पास आएगा, पहली किस्त नहीं भरी, दूसरी नहीं भरी, तीसरी नहीं भरी, 90 के बाद देखेगी कि भाई ठीक है। 90 के बाद अगर उसे लगेगा तो वो हमें मेरे को डाल देगी किसमें, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में। तो ये तो क्लियर हो गया, शुद्ध भाषा में इसको समझ लीजिएगा, पहले सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डाल देगी मुझे अप टू 90 to 12 मंथ के अंदर, अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो। भाई अब 12 महीने से ज़्यादा हो गया, वो धमकाया, उसने बहुत कुछ किया, पर बहन भाई कसम खा ली कि मैं तुम्हारा पेमेंट नहीं दूंगा, वो किस में आ गया तुम्हारा, आई थिंक मैं अपना बोल रहा हूँ, बस एज एग्जाम्पल के तौर पे समझना, वो आपका आ जाएगा डाउटफुल एसेट्स में। डाउटफुल एसेट्स का मतलब ये है कि भाई ठीक है अब 12 मंथ से ज़्यादा होगा, अब ये बंदा पैसा नहीं देगा। लॉस एसेट्स का मतलब ये है कि भाई आप उससे रिकवर कर ही नहीं सकते, मारो पीटो कुछ भी करो, वो पैसा आपका नहीं देगा। तो अभी इसमें हमारे पास कीवर्ड था कि एनपीए क्या है, तो आरबीआई ने डिफाइन किया है एनपीए एनी एडवांस और लोन दैट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days। और टाइप्स ऑफ एनपीए, सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो कि 12 मंथ के अंडर में ही है, डाउटफुल एसेट्स जो कि आपके 12 मंथ से ज़्यादा है, लॉस एसेट्स जो कि आपके नॉन रिकवरेबल है, मतलब उसमें पैसा नहीं मिलने वाला, भूल जाओ, आप भूल ही जाओगे आपने उसको पेमेंट दिया, कहानी खत्म। ठीक है, तो वो पेमेंट नहीं देगा आपको, तो इसमें इतना ही समझना था हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ इंडियन कॉमर्शियल बैंक आर, क्या है ये भाई, बिल्डिंग एंड लैंड्स, लोन नॉट रिपे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कैश होल्डिंग एंड नॉन ऑफ द अबव। तो ये तो आंसर है नहीं भाई, कैश होल्डिंग ये नहीं है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये भी नहीं है, बिल्डिंग एंड लैंड ये भी नहीं है। एनपीए नॉन प्रॉफिट एसेट्स अभी हमने क्लियर किया, यानी कि अंडर 12 टू आपका मोर देन 12 एंड मतलब कुल मिला के पैसा वापस नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, लोन नॉट रिपीट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।